हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फ़िज़िक्स। और एटॉमिक फ़िज़िक्स के नाम से सीबीएसई में है ये। तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी इसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं, वीडियो को, उनके लिए भी ये बेनिफिट है। तो इसमें आज अपने पार्ट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। और पिछले जो पार्ट था, इसका प्रीवियस पार्ट था, उसमें इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लिया था। तो अब इसमें मैं करूँगा क्वेश्चंस ऑफ बुक डिस्कस। बुक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस इसमें अपने डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो मैं इससे पहले बुक के क्वेश्चंस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो इसकी प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग अब बचे हुए हैं। तो आप इसमें कंटिन्यूट अल्टरनेटली नहीं है, क्वेश्चंस बीच बीच में से हैं। बाकी जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है। इन हाइड्रोजन एटम इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है हाइड्रोजन एटम में, यानी थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में जंप करता है। ये थर्ड है, ये सेकंड है, यहाँ जंप करता है। तो जब भी हायर टू लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, आपको पता है रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। तो द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, यानी जो ये एनर्जी इमिट कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, दो, और वेवलेंथ निकालनी भी आपको, आंसर जो निकालना है वो इस फॉर्म में निकालना है। ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है ना, इन्हीं की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। तो बढ़िया कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जो आपको वैल्यू गिवन है वो लिख लो। गिवन n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि सेकंड टू थर्ड ऑर्बिट आता है, सॉरी थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट आता है। और जो छोटी वैल्यू होती है वो n1 की होती है, और बड़ी वैल्यू किसकी होती है, n2 की। अब देखो, अपने जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² 1/n2²। तो यहाँ पर अपने n1 और n2 की वैल्यू पुट करेंगे, और n1 और n2 की वैल्यू पुट करने पर अपने को 1/4 माइनस 1/9 मिल जाएगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका होता है। आप क्या करो कि एलसीएम वगैरह के चक्कर में ना पड़ के डायरेक्ट नीचे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, 9 × 4। 9 × 4 एलसीएम ही होगा इनका। और अब इसके पास क्या है, इसको 36, यानी 9 × 4 36 है। तो 36 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो ऊपर क्या करो आप, डायरेक्ट ये 9 इधर लिख दो और ये वाला 4 इधर लिख दो। जब भी आपका एलसीएम नीचे वाले जो दोनों नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई फॉर्म में आए, तो नंबर्स को बस क्या कर दो, रिवर्स कर दो भी। 9 तो इधर आ जाएगा 4 के ऊपर, और 4 क्या आ जाएगा इधर, 9 के ऊपर आ जाएगा। तो 9 - 4/9 × 4। और अब ये 1/λ की वैल्यू हो, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या है, ये r और ये 9 - 4 तो अपॉन में चले जाएंगे। तो ये 5r तो अपॉन में आ गया, और 9 × 4 36 ऊपर चला गया। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। पहली नज़र में देखते ही क्या है कि अपने अगर इसको सॉल्व करें आगे, तो ये वाला जो आगे आएगा ये आएगा 5r और अपॉन में 36। और इसको देखते ही जो फर्स्ट ऑप्शन है 5r/36, वो अपने दिमाग में आता है, ये वाला। लेकिन वो 1/λ की वैल्यू है, आपसे पूछी किसकी है, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, देखो बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गलत दिए हुए हैं, या आपकी बुक में क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी है कि आंसर जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज सही नहीं है। तो जो मैं इसमें आपको करवा रहा हूँ वीडियो में, वो सारा कुछ मैंने सही करके लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो गलती थी उसको सही करके लिखा हुआ है। और फाइनली आपको यही सही मानना है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम की बुक है वो आपकी बुक से पहले आई हुई है, और मैं उसमें से मिलान करता हूँ कि हिंदी मीडियम की बुक में क्या लिखा हुआ है, तो वही चीज़ सही होगी। क्योंकि आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक अभी छपी है और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करो, चलो जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है लाइमन सीरीज। तो मैंने बताया था आपको, हर एक सीरीज़ के नीचे मैंने लाइन लिखी हुई थी। तो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है।
जो इसके बाद बामर सीरीज़ थी वो अल्ट्रा वायलेट और प्लस में इसके साथ क्या आ जाता था, विजिबल रीजन आ जाता था। और जो लास्ट वाली 3 सीरीज़ थी पास्चन, ब्रैकेट और फंड, वो तीनों लाई करती थी किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है इसका। अब 5th क्वेश्चन है, देखो ये एक नया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एच एटम एक्साइटेड टू n/4 एनर्जी लेवल इज, यानी कि अपने क्या करें, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा एक्साइटेड टू n/4 एनर्जी लेवल इज, यानी कि अगर, यानी आपसे पूछा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, उसको n=4 तक आपने क्या किया है, एक्साइट किया हुआ है। तो अब वो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करनी है। तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो ये होता है n(n-1/2। अब आप कहोगे कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला आपके बुक का 14.6 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें इस फार्मूले का डेरिवेशन दिया हुआ है। और जो बुक के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो मैं अभी आपको एक बार नहीं करवा रहा हूँ, वो अपने तब करेंगे जब अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स उसमें से डिस्कस कर सकते हो। तो जो जो न्यूमेरिकल्स मेरे को लगेंगे कि ये वाले न्यूमेरिकल्स हार्ड हैं वो अपने तब डिस्कस कर लेंगे। अब देखो समझो, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है ये, आपको नंबर कौन से यानी कि ऑर्बिट में इसको क्या किया गया, एक्साइट किया गया, तो n=4 गिवन है। तो 4 यहाँ पे पुट करो, 4 यानी 4×3/2 यानी 12/2 6 आ गया, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन है क्या वो समझो, देखो कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, इसको n=1 से कहाँ तक एक्साइट किया है, n=4 तक एक्साइट किया है। जब ये क्या करेगा, n=4 से 1 में दोबारा वापस लौटेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी अपने को स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में मिलती है। अब देखो क्या है कि जितने टाइप से ये नीचे आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड है जितने टाइप से नीचे आ सकता है उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस अपने को मिलेगी, जो जो पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है ये, और ये वाला ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है। तो देखो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो डायरेक्ट 4th से 1 में आ जाए, यानी नंबर 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में डायरेक्ट आ जाए, तो अपने को एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगी। या देखो क्या है, 4 से 3rd में आए और 3rd से 1st में आ जाए, भी क्या हो जाए 4 से 3rd और 3rd से डायरेक्ट 1st में, ये भी पॉसिबिलिटी है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं अपने को वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है और उतनी ही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है भी 4 से 3rd में ना जाके 4 से 2 में आ जाए और 2 से 1 में आ जाए दोबारा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 से 3rd में आए, 3rd से 2nd में और 2nd से 1st में आ जाए। तो अब इसमें अपने वो पॉसिबिलिटी लेंगे जो रिपीट नहीं हुई हैं, मतलब जो 2 बार आ रही हैं उसमें से एक ही पॉसिबिलिटी इसमें काउंट करेंगे, यानी 4 में इधर आ रहा है और 4 में इसी में आ रहा है, तो 4 को आपको एक बार काउंट करना है। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 3 2 4 4 और 3 टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनी, तो 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। और जो इसका शॉर्ट फार्मूला है वो आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला आगे भी 2-3 न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, n(n-1/2। तो क्या है कि ये तो चलो आपको क्या है 4th ऑर्बिट दे दिया, अगर मान लो आपको 6th ऑर्बिट दे दें तो यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। 6th से 4th में 5th में जाएगा, फिर 4th में, फिर 4th से 3rd में, 3rd से 2 में। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, अभी 5th से 3rd में जा सकता है, 3rd से सीधा 1st में जा सकता है, या 3rd से 2nd में जाएगा फिर 1st में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो अपनी इतनी पॉसिबिलिटी को डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए फॉर्मूला बना दिया भी ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, यानी इतनी पॉसिबिलिटी है, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो भी किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको क्या करो n की इक्वल रख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्या है कि फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ्स आर। तो ये मैंने स्पेशली आपको उसमें बताया था जब थ्योरी अपने कर रहे थे। देखो क्या है कि लाइमन सीरीज़ के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखो, वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी का रिवर्स होती है, यानी E = hc/λ लिखूँ तो लैम्डा क्या है यहाँ पे E का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, जब भी आप कंफ्यूज हो, आपको वहाँ पे तो मैंने बताया था कि एक में तो n2 इनफाइनाइट लेते हैं और एक में n2 अपने सीरीज के हिसाब से लेते हैं। अभी आपसे कौन सी सीरीज़ के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो n2 वो जो लेंगे जिस सीरीज़ के लिए पूछा हुआ उसमें n+1 कर देंगे। मतलब लाइमन के लिए n की वैल्यू 1 होती है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बामर के लिए n की वैल्यू 2 होती है फर्स्ट ऑर्बिट में लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको ना ही पता लगे भी मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब, तो एनर्जी देख लो। आपको पता है ये वाला जो ऑर्बिट होता है ये इनफाइनाइट होता है और ये वाला फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट और इनफाइनाइट के बीच गैप क्या है, एनर्जी का सबसे ज़्यादा है। एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा, तो लैम्डा क्या होगा सबसे कम होगा, यानी मिनिमम होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n1 इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन करेगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी का गैप मिनिमम होगा। तो एनर्जी का गैप मिनिमम कब होता है, जब 2 से 1 यानी बिल्कुल नीचे वाले ऑर्बिट से आता है, यानी ये वाला गैप सबसे कम है। तो लैम्डा इसके लिए क्या होगी, हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। तो n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2। तो n1 दोनों में 1 ले रखा है। क्यों लिया हुआ है ये, क्योंकि आपके पास लाइमन सीरीज़ है। और n2 की वैल्यू अपने मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से लेंगे। तो अब आप फॉर्मूला जानते हो लैम्डा का, तो यहाँ पे लैम्डा के फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे। मिनिमम के लिए तो इधर चला दिया मैंने और मैक्सिमम के लिए इधर इसको चला दिया। तो इधर लैम्डा मिनिमम 1/r के इक्वल, क्योंकि 1/इनफाइनाइट स्क्वेयर मतलब 0 हो जाएगा ये 1/इनफाइनाइट 0। तो ये r के इक्वल आ गया और लैम्डा मिनिमम 1/r। और इसको जब अपने r की वैल्यू पुट करेंगे 1.0973 इंटू 10⁻⁷। और इधर देखो 1 माइनस ये 1/4, तो ये 3/4 r हो गया। और लैम्डा मैक्सिमम इसका रिवर्स यानी 4/3r आ जाएगा। और यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो अब देखो क्या आ जाएगा अपने पास, जो लाइमन सीरीज़ के लिए वैल्यू आ जाएगी ये वाली वैल्यू, तो ये 10⁻⁷ मीटर, ये ऊपर चला जाएगा 7। और देखो इसको जब अपने सेट करेंगे तो देखो पॉइंट को 3 जो डिजिट है उसके बाद ले जाओ, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगी वो 10⁻⁻10 हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं इसको, देखो कईयों को ये चीज़ नहीं समझ आती भी पावर को कैसे अरेंज करते हैं। तो पावर को देखो कैसे करते हैं अरेंज, आप क्या करो इसको 10⁻3 से तो क्या कर दो मल्टीप्लाई, और 10⁻3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 10⁻3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 911 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई तो ये 911, और नीचे वाला जो 10⁻3 है ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ बनेगा। और ये -3 इस -7 ऐड ये तो ये 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा देखो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर 3 जीरो लग जाएगी, ठीक है 3 जीरो लगेंगी। अब ये नीचे बन जाएगा 31,000 के करीब बन जाएगा। और ये 400 जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये 1.215 10⁻⁷। अब इसको 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को 3 अक्षर पीछे ले जाओ, 3 डिजिट पीछे ले जाओ और यहाँ पे 10⁻⁻10 लगा दो, ठीक है। तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू अपने को एंगस्ट्रॉम में चाहिए होती है। तो ये वाली वैल्यू तो थी अपनी ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो ऑप्शन में जो वैल्यू दी हुई है वो इसके लगभग करीब वाली वैल्यू देखनी है, जो बिल्कुल इसके नियर बाई वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ऑप्शन क्या आ रहा था, इसका ए आ रहा था। ए में जो ये वाली थी 909 एंगस्ट्रॉम और ये 12 एंगस्ट्रॉम। तो कंपटीशन में भी यही आंसर सही मानते हैं कि जो बिल्कुल क्या आ रहा हो नियर बाई आंसर आ रहे हों वो आंसर आप सही मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अभी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, अगर आपने चैप्टर को समझा हुआ है फिर ही आप इसके आंसर दे सकते हो। तो देखो क्या है क्वेश्चन इसमें कि फॉर सम एटम व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम 2e to e द इमिटेड फोटॉन्स वेवलेंथ इज लैम्डा। यानी कि किसी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, और किस ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट में 2e एनर्जी है और उससे e एनर्जी वाले ऑर्बिट में। तो 2e यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है। और जो वो इमिट कर रहा है वेव, यहाँ पे रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है। द इमिटेड फोटॉन्स वेवलेंथ इज लैम्डा, यानी ये वाली लैम्डा है।
वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन विल बी व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 4e/3 एनर्जी स्टेट टू ई एनर्जी स्टेट। अब आपको कह दिया अभी 2e से e में आता है, उसमें तो लैम्डा इमिट करता है, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन 4e/3 एनर्जी लेवल से ई एनर्जी लेवल में आएगा तो तब कितनी इसकी वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ आपको लैम्डा की फॉर्म में फाइंड करनी है। भी लैम्डा की हाफ होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी, कितनी होगी लैम्डा की। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करेंगे, आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है, एक कंसेप्ट हमेशा जो लगेगा जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तो उसमें क्या होता है कि जो वो एनर्जी इमिट करता है वो एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होती है। ठीक है ना। तो अब देखो क्या आपको वही चीज़ यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कि वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा है, तो इस फोटोन की अगर आपको एनर्जी लिखनी हो तो वो एनर्जी hc/लैम्डा हो जाएगी। अब आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 2e एनर्जी लेवल टू ई एनर्जी लेवल में आता है, सो इमिटेड एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ लेवल्स। यानी कि जो इमिटेड एनर्जी होगी वो दोनों क्या हो गए एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस की इक्वल। तो 2e से e में आ रहा है, तो जो ये इमिटेड एनर्जी है ये किसकी इक्वल होगी, दोनों के गैप की इक्वल, तो इसको hc/लैम्डा की इक्वल रख दिया। ये वाली एनर्जी ई डैश क्यों ली, क्योंकि ई एनर्जी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, तब आप एनर्जी की वैल्यू ई नहीं ले सकते, कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब इसको ई डैश लिया। और ये ई डैश 2e - e के इक्वल, और ये hc/लैम्डा, तो ई की वैल्यू अपने पास hc/लैम्डा आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में आपको कहा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन अब ट्रांजिशन किस में करता है, 4e/3 से e में करता है। नाउ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम 4e/3 टू ई एनर्जी लेवल। तो अब देखो अपने मान लिया कि लेट लैम्डा डैश विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, यानी लैम्डा डैश क्या है, इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ है। तो अब आपको पता है कि जो एनर्जी होगी hc/लैम्डा डैश वो दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो वो ये 4e/3 में से e माइनस कर देंगे तो ये e/3 के इक्वल आ गया hc/लैम्डा डैश। अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास, इन दोनों को क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच रिलेशन निकालना है। तो डिवाइड करेंगे तो e/e/3 और इधर hc/लैम्डा और hc/लैम्डा डैश आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, इधर तो e से e कैंसिल और 3 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, तो ये वाला ये 3 का 3 पड़ा रहा, और लैम्डा डैश तो ऊपर जाएगा और ये वाला लैम्डा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में है, तभी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो लैम्डा डैश बटा लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर निकाला हुआ है इसका। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है कि आप पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर उसके बाद देखो भी आपसे वैल्यू पूछी किसकी हुई है, फिर आप देखो कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस इतनी चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो क्या है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यहीं से ही आपको पता लग गया, क्लियर हो गया कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब n1 n2 होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी की वैल्यू आपको पूछी हुई है n1 और n2 में से, फ्रॉम विच एच एटम जंप्स टू इट्स ग्राउंडेड स्टेट बाय इमिटिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यानी कि क्या करता है हाइड्रोजन एटम, जब इस स्टेट से जंप करता है किस में, अपनी ग्राउंडेड स्टेट में, तो ग्राउंडेड स्टेट आ गया तो n1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हाइड्रोजन एटम के लिए। और आपको फाइंड क्या करनी है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको जो वेवलेंथ दी हुई है वो लैम्डा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। तो अब देखो आपने को पता लग गया भी फाइंड क्या करना है। अब n1 n2 लैम्डा, ये फॉर्मूले किस में आते हैं, फॉर्मूला आपको पता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, अपने एज्यूम कर लिया लेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n2 है उसको n के इक्वल एज्यूम कर लिया, क्योंकि एक तो दी हुई है दूसरी को अपने n एज्यूम कर लिया जो n2 है। आप n2 की जगह n2 भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, और नंबर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, लेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट वो n है, और दूसरा ग्राउंडेड स्टेट में क्या होती है n1 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सो इफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज लैम्डा देन, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो पुट कर दो। तो n1 और n2 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो n1 और n2 की वैल्यू जब अपने पुट करेंगे तो 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये 1 देखो ये वाला r क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, लैम्डा r हो जाएगा, क्योंकि अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको अरेंज करेंगे उसी हिसाब से। तो ये 1 माइनस एन 1/n स्क्वायर। अब 1/n स्क्वायर को तो यहाँ ले आओ और 1/λ r को इसकी जगह पे ले आओ। तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/λ r। तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आर एलसीएम। तो यहाँ पे लैम्डा आर नहीं है तो लैम्डा आर से मल्टीप्लाई लैम्डा आर माइनस 1/λ r। तो ये तो 1/n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी n की वैल्यू है, तो पहले n स्क्वायर की निकालो तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स मतलब लैम्डा आर ऊपर चला जाएगा और लैम्डा आर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और जो n की वैल्यू आ जाएगी वो रूट में आ जाएगी आपके पास अंडर रूट लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1। तो देखो ऑप्शन देख के इसका थोड़ा सा डर लगता है भी ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन देख के घबराना नहीं है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है और जो पूछा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलो, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाएंगे इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 13 आता है। तो 13 में देखो क्या पूछा होगा आपसे, ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1। यानी एक ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1। तो रिकॉइल मोमेंटम ऑफ h एटम इन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c का मतलब यहाँ पे है लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी यूनिट में निकालनी है आपको वैल्यू। तो देखो आपको जो इसमें देखो पूछा क्या हुआ है कि आपको मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम निकालना है। और किसका मोमेंटम, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 1 में आता है तो यहाँ पे जो फोटोन निकलता है, रेडिएशन की फॉर्म में जो फोटोन निकलता है, उस फोटोन का क्या निकालना है आपको, मोमेंटम निकालना है p। p इज इक्वल टू क्या होता है mv। और आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि जो फोटोन की वेलोसिटी होती है, तो फोटोन, लाइट का जो फोटोन होता है या लाइट की रेडिएशन, आपको पता है ये वाली रेडिएशन होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी c होती है, तो जो यहाँ पे मोमेंटम होगा वो p इज इक्वल टू एम सी आएगा। यहाँ पे c यहाँ पे क्या है, लाइट की वेलोसिटी। और आपको यहाँ पे c की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ओनली आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊपर तो एनर्जी और अपॉन c की फॉर्म में निकालना है, इस यूनिट में निकालना है आंसर। और ऑप्शन आपको ये वाले दिए हुए हैं यहाँ EV अपॉन सी की फॉर्म में। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आसानी से। तो आपको देखो पहले गिवन क्या है, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकाल लो। देखो यहाँ पे अपने पास मोमेंटम का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है अपने पास। तो अपने क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है, एनर्जी अपने निकाल सकते हैं। तो एनर्जी से अपने मोमेंटम निकालेंगे। देखो कैसे, एनर्जी जो आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन कहता कि अगर कोई c वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है तो उसकी एनर्जी mc² होती है। और आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो mv और फोटोन के लिए mc होता है। तो एनर्जी आ गई तो एनर्जी को c से डिवाइड कर देंगे और इस c से c² कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे गए, अपने पहले एनर्जी निकालते हैं, भी एनर्जी इमिट कितनी करेगा। तो एनर्जी इमिट कितनी करेगा वो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए भी इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है E4 की, और ये E1 कितना है। और जो एनर्जी इमिट करता है वो इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होती है, फोटोन। तो अब देखो क्या होगा, E1 फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -z² अपॉन n² इंटू 13.6। तो z² की वैल्यू तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही होती है, तो ये -13.6 अपॉन 1² यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट, इसमें कितनी होगी, तो अपॉन में 4² और इसको डिवाइड करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो इमिटेड एनर्जी कितनी होगी, फोटोन जो निकलेगा वो कितनी एनर्जी का निकलेगा, तो दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस की इक्वल। तो डिफरेंस कर दो -0.85 और माइनस का -0.13.6, तो ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा E अपॉन सी, क्योंकि डेल्टा E किसके इक्वल होता है, एनर्जी आपको पता है ये होती है mc² की इक्वल। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर c वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा हो तो उसकी एनर्जी mc² होती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर तो एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन में c,
और अब आपको सी की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि आपसे जो आंसर मांगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी की फॉर्म में मांगा हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.75 आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे कंसेप्ट सीखते जाओगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जो वो अपने 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में 8th चैप्टर का फॉर्मूला यूज हो रहा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो जब उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं इसको याद रखूँगा, क्वेश्चन नोट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके MCQ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें अपने काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे, तो आज की वीडियो में देखो इसको करते हैं अपने। पहला जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट डाउन द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो। तो ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चंस में आती है, फर्स्ट और लास्ट लाइन। तो फर्स्ट और लास्ट लाइन का मतलब देखो, आपको पता है कि कोई भी सीरीज़ बनती है, फर्स्ट लाइन उसकी ये होती है, फिर ये सेकंड होती है ऊपर वाले ऑर्बिट वाली, ऐसे चलते चलते बिल्कुल लास्ट वाली लाइन कब आती है आपके पास, जब आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेके और इस एन ऑर्बिट में आता है। एन की वैल्यू लाइमन के लिए 1 होती है, बामर के लिए 2 होती है, पास्चन के लिए 3 होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है लास्ट लाइन तब आती है जब इनफाइनाइट से जो अपनी ग्राउंडेड स्टेट में आएगा। और फर्स्ट लाइन आपको अगर यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन कहाँ आएगी, अगर मैं लाइमन के लिए बात करूँ तो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन जो आएगा। अगर मैं बामर के लिए बात करूँ तो थर्ड से सेकंड में आएगा, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट होती है बामर सीरीज की वो 2 होती है। अगर पास्चेन के लिए बात करूँ तो पास्चेन की जो ग्राउंड स्टेट है वो 3 होती है, तो 4 से 3 में आएगा फर्स्ट लाइन के लिए। लेकिन जो लास्ट लाइन है वो इनफाइनाइट से चलेगी, और जो ग्राउंड स्टेट सीरीज के अकॉर्डिंग होगी वो अपने वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट लाइन वाले में N1 और N2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, खुद फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि फॉर लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू तो होती है 2, और लास्ट लाइन पूछी है तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1/2 की स्क्वायर 1/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/इनफाइनाइट की 0, और ये 1/4 बनेगा। और जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 4 को पहले मैंने इससे काट दिया, 0.274 इंटू 10⁻7 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या किया है कि इसको अपॉन में कर दिया। अब कैलकुलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है इसमें, तो कैलकुलेशंस क्या करनी है अभी मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को हटा दो और ऊपर क्या लग जाएगा, अब 3 जीरो लग जाएंगी। ठीक है ना, 3 जीरो, तो अब 274 को तो आप 1000 से डिवाइड कर ही सकते हो, तो आप 1000 को 274 से डिवाइड करो और ये 10⁻7 ऊपर चला जाएगा -7, और डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर आएगा 3.648। अब देखो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, लास्ट में लेके जाना है। तो पॉइंट को लास्ट में लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻10 हो जाएगी, 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लास्ट में ले जाओ, ये तो ये 3648 और ये 10⁻10 और ये 3648 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11th क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ सीरीज हुज फ्यू लाइंस फॉल इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी सीरीज है जिसकी कुछ लाइंस किस में प्रेजेंट होती हैं, विजिबल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो विजिबल लाइट वाला मैंने आपको बताया था, एक ही सीरीज थी बामर सीरीज, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट हाइपोथेसिस इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लेन सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी। यानी बोर थ्योरी की जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको कौन सी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है, तो वो थी डी ब्रोगलीस मैटर वेव हाइपोथेसिस, ये इसको एक्सप्लेन करती है, अपने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपको करवा रहा हूँ मैं। तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसके आंसर नहीं मिलते, और आपको ये वाले नोट करने हैं। बाकी जो मैंने इसमें कई क्वेश्चन छोड़ रखे हैं वो क्वेश्चन क्या है आपने ऑलरेडी नोट्स में लिख रखे हैं। जैसे आपसे पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में कि राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की 2 ड्रॉबैक्स बताओ, या और कोई भी टॉपिक है जो अपने चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, वो इसमें मैंने नहीं इंक्लूड किया हुआ, क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है, दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखो क्या है, जो क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, डिफरेंट थे चैप्टर में, यानी है तो चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन क्या है कि वो चैप्टर में डायरेक्ट नहीं आए हुए, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या है
कि एच एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, बट देयर आर मैनी लाइन्स इन इट्स इमिशन स्पेक्ट्रम, जो इसका इमिशन स्पेक्ट्रम है यानी इमिट होती है जो एनर्जी, उसमें बहुत सारी लाइन्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है इसको एक्सप्लेन करो, इसने कहा है। ठीक है, तो अब देखो कारण क्या होता है, इसका रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें लाइन तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी लाइन होती हैं, अलग अलग सीरीज़ बनती है, लाइमन बामर। तो वो क्यों बनती है, तो वो क्यों बनी थी, उसका रीज़न आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये वाला रीज़न। तो देखो क्या है कि आपको पता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, कि आपको पता है ये एक हाइड्रोजन गैस ले ली अपनी, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस में आपको पता है बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और हर एक एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। और आपको पता है कि जब आपने इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, n=1 में होते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो अब देखो, जब अपने इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सारे एटम्स को एनर्जी मिलेगी। अब सारे एटम्स को एकदम से ऐसे तो है नहीं भी सेम एनर्जी मिल जाएगी, कुछ एटम्स को जिस साइड से आप एनर्जी दे रहे हो वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कुछ को कम मिलेगी। तो जैसे जैसे एनर्जी मिलने वाली अमाउंट होती है, उसी के बेसिस पे जो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि एक एटम में तो इलेक्ट्रॉन चला गया थर्ड, n=3 में 1 से थर्ड में चला गया, दूसरे में फोर्थ में चला गया, इसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई, किसी में 2 में ही रह गया, किसी में वो 7th में चला गया। तो ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं उनको मिलने वाली एनर्जी के बेसिस पर। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, वापस आते हैं यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, तो वापस आने के भी तरीके बहुत हैं। भी ऐसे तो है भी 7th से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, 7th से 6th में आए, 6th से 4th में जाए, 4th से 3rd में आए, और 3rd से 1st में आए। ऐसे बहुत सारे क्या हैं कंडीशंस पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ आ सकता है। तो जितने टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मतलब 7 to 4 आया, 4 to 2 आया, या फिर 4 to क्या आ गया 3 आ गया, तो उतनी अपने को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती जाती हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत सारे टाइप की ट्रांजिशन करते हैं उनको मिलने वाली एनर्जी के बेसिस पे भी। उनको एनर्जी कितनी मिलती है, जिसको कम एनर्जी मिली वो क्या होगा, नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा, 2 या 3 में रह जाएगा, जिसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई वो 5th 6th में चला जाएगा। तो ऐसे क्या है, अलग अलग ऑर्बिट में ट्रांजिशन करते हैं, और जब इन ट्रांजिशन करके ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो बहुत सारी एनर्जी को इमिट करते हैं ये, और वो एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो तभी अपने को अलग अलग एनर्जी की वैल्यू के बेसिस पर क्या मिलती है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ये तो थी इसको समझाना। अब देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में इफ़ वी गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी टू हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एटम्स इन ग्राउंड स्टेट विल मेक ट्रांजिशन टू डिफरेंट हायर ऑर्बिट्स। यानी हायर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। when these electrons will make transition again to higher to lower, यानी ग्राउंड स्टेट में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट्स, इट इमिट्स द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस। यानी कि जो दो आपके क्या हैं एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी को ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, ऑफ द एनर्जीज ऑफ दीज ऑर्बिट्स, द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस, यानी इस डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। भी 5th से 1st में आया कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो 4th से 3rd में आया, तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा, इन दोनों के बीच जो गैप होगा एनर्जी का, वो अलग अलग होगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस डेल्टा इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रांजिशन। हर एक ट्रांजिशन के लिए इस डेल्टा ई की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर ईच ट्रांजिशन वी गेट ए स्पेक्ट्रल लाइन, हर एक ट्रांजिशन से अपने को एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। सो देयर आर मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट इन एच एटम्स इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी लाइंस इसी कारण प्रेजेंट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को सुन के देखना मेरे आंसर को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन के बारे में आपकी बुक में कहीं नहीं डिस्कस किया हुआ, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को बुक में दिया हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसके बारे में कहीं नहीं बताया हुआ है चैप्टर में, ठीक है ना, अलग ही है ये क्वेश्चन,
कहीं और से उठा के इन्होंने दे दिया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। यानी लाइन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है या आयंस का हाइड्रोजन लाइक आयंस का स्पेक्ट्रम मिलता है, उसके बेसिस पे अपने क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब डायरेक्ट मेथड तो नहीं दिया हुआ, तो जैसे मेरे को आंसर मिला वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि आपको जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक आयन का, उससे अपने को लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखनी है कि जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम से अपने को लैम्डा का पता लग जाता है, अभी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब किसी लाइन के लिए लैम्डा की वैल्यू अपने को पता लगी तो अपने E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि ये वाली लैम्डा अपने को स्पेक्ट्रम से पता लगी, ठीक है, और एनर्जी इसके लिए निकाली तो वो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। अब आपको पता है भी अपने क्या है कि अपने पास एक एनर्जी का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर और इनटू में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब अपने देखेंगे कि इसमें जेड और एन की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके अपने पास टेबल आ जाएगी। मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है। इसी प्रकार अगर हीलियम प्लस आयन है तो इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में पता लग जाएगा, लिथियम में पता लग जाएगा। तो अपने पास एक टेबल बन जाएगी इससे, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और वो टेबल किसकी होगी, एनर्जी की टेबल होगी। तो अब देखो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू तो आप लैम्डा निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो और एक आपके पास टेबल में है यहाँ पे है जो आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हैं। तो अपने क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इस टेबल से मैच करेंगे, तो देखेंगे कि किस एलिमेंट के लिए ये वाली वैल्यू मैच हो रही है। तो अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में पहले हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकाली, फिर हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट में निकाली, फिर लिथियम में, तो अब ये वाली वैल्यू मैच किससे हो रही है, हीलियम प्लस से। तो अपने को पता लग जाएगा अभी ये वाली जो वेवलेंथ है वो हीलियम के लिए होती है इतनी वेवलेंथ। तो अपने क्या पता लगा लेंगे, अपने को एलिमेंट पता लग जाएगा कि जो एलिमेंट अपने को गिवन है वो कौन सा है, हीलियम है, ठीक है। कि एक तो वैल्यू अपने को प्रैक्टिकल के थ्रू मिली और वो प्रैक्टिकल के थ्रू अपने को स्पेक्ट्रम बना के मिली भी, स्पेक्ट्रम से लैम्डा की वैल्यू। तो एक तो प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल ली और दूसरी अपने थ्योरेटिकल क्या होती है, जो आप फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो दोनों को अपने मैच करके देख लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो देखो क्या होगा, फ्रॉम वैल्यू ऑफ लैम्डा वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस एनर्जी विल इक्वल टू द थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ एनर्जीज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू 13.6। ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के में से किसी ना किसी की इक्वल होगी। सो बाय मैचिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। एनर्जी की जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे अपने क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड। तो देखो क्या है कि डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जैसे जितना समझ आया आप इसको याद कर लो उतना। तो आप इतना लिख सकते हो भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू को मैच करके भी। एक तो प्रैक्टिकल वैल्यू तो ये लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और इससे इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से निकाल ली, और थ्योरेटिकल वैल्यू अपने को पता है जो फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 7th क्वेश्चन, इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस मोस्ट ऑफ द एटम आर n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल। कि हाइड्रोजन जो गैस है उसका एक सैंपल है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में हैं। व्हेन विजिबल लाइट पासेस थ्रू इट, यानी कि इसमें से अपने क्या करते हैं, आप एक विजिबल लाइट पास करते हैं जो हाइड्रोजन गैस आपको दी हुई है। सम स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होगा कि जो इसमें से लाइट पास करेंगे उसमें से कुछ लाइट को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। तो लाइन्स ऑफ विच आर मोस्ट एब्जॉर्ब्ड एंड वाई, कि उस जो आपने उसमें से लाइट पास किया उसमें से कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व होंगी, किस सीरीज़ की लाइन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व होंगी। तो देखो क्वेश्चन समझो पहले क्या है, फिर उसके बेसिस पे आंसर। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में जब मैं पढ़ा रहा था स्कूल में बहुत सारों ने गलत किया था। तो अब देखो क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं इसमें। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। इसमें ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n इज इक्वल टू 1 स्टेट में है, यानी इसमें क्या है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। और अब आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन जो गैस है इसको बाहर से
लाइट पास की, इसमें से लाइट पास की, यानी इसको क्या दिया आपने, एनर्जी दी। तो जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपको पता है कि लोअर टू हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेंगे। तो अब इसने कहा है कि जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सी सीरीज़ का बनेगा, लाइमन का बनेगा, बामर का बनेगा, यानी मोस्ट ऑफ जो इस लाइट आपने पास की है इसमें से जो एब्जॉर्व करेगी लाइट वो कौन सी यानी सीरीज़ बनाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आपको यहाँ विजिबल लाइट पे नहीं जाना है, विजिबल लाइट लगा के और आप लिख दो भी बामर सीरीज, उस पर नहीं जाना है। यहाँ पे विजिबल लाइट का मतलब क्या है कि आप एक एनर्जी दे रहे हो और वो एनर्जी विजिबल लाइट की फॉर्म में है। ठीक है, और अपने को जो विजिबल लाइट मिलती है वो बामर सीरीज में मिलती होती है लाइट, यहाँ पे आप विजिबल लाइट दे रहे हो। और इलेक्ट्रॉन किस में है, n इज इक्वल टू 1 में। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 1 से हायर में जाएंगे, चाहे वो 2 में जाएं चाहे वो 3 में जाएं, n इज इक्वल टू 1 से, तो 1 से जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर 1 में आता है तो लाइमन सीरीज मिलती है। तो अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन में भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो अपने को यहाँ पे लाइमन सीरीज मिलेगी। तो थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है भी क्या है कि इससे n इज इक्वल टू 1 से आपके आंसर याद रहेगा कि n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए क्या आएगा, लाइमन सीरीज इसका आंसर आएगा। बिकॉज इन सैंपल मोस्ट ऑफ द एटम आर n इज इक्वल टू 1, सो दीज इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्व द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ विजिबल लाइट अपने को किसी सीरीज से नहीं मिल रही है, विजिबल लाइट एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है यहाँ पे, एंड मेक्स द ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 से हायर और एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 टू हायर विल गिव द लाइमन सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अपने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा लाइमन सीरीज का। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे कि देखो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक स्पेक्ट्रम तो अपने जो ड्रॉ किया था वो तो था इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी हायर टू लोअर ऑर्बिट में आता है, अपने को अलग अलग सीरीज मिलती हैं ऐसे। ठीक है, और एक एब्जॉर्प्शन होता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है n इज इक्वल टू 1 में, तो इससे क्या होगा, हायर ऑर्बिट में क्या करेगा, ये जंप करेगा। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है इस स्पेक्ट्रम को तो अपने बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, और जब इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जाता है और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको अपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। इतना ही फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेशनरी ऑर्बिट एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर इट, यानी कि बोर की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करना है और स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या है। तो देखो क्या होगा आंसर इसका, द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच दे मूव्स विद ए फिक्स्ड वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं और फिक्स वेलोसिटी के साथ, इस पाथ को ही अपने क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल देते हैं, बोर ने बताया था। ठीक है, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो जिस चीज़ को रदरफोर्ड समझाने में क्या अनसक्सेसफुल रहा था, रदरफोर्ड उसको समझा नहीं पाया था, क्या था कि बोर ने बताया था कि जो इसके लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जब भी इस ऑर्बिट में मूव करेगा ना ही तो वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और ना ही वो एनर्जी इमिट करेगा, जो उसकी हाइपोथेसिस में इंक्लूड था। तो वही चीज़ है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑन दिस पाथ दैट इलेक्ट्रॉन नीदर विल एब्जॉर्व नॉट विल इमिट द एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्व करता है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या है, बामर सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड बिफोर अदर सीरीज, यानी कि बामर सीरीज क्या हुई थी, ऑब्जर्व और एनालाइज हुई थी अन्य सारी सीरीज से। कैन यू गिव सम रीज़न फॉर इट, यानी बामर सीरीज़ का सबसे पहले पता लगा था, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले बामर सीरीज़ की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद सारी सीरीज़ का पता लगा था। तो अब बामर सीरीज़ की क्यों हुई थी इसके बारे में आप अपना रीज़न दे देना है आपको। ठीक है, तो देखो बामर सीरीज़ की क्यों हुई थी, पहले अब मैं आपको समझा देता हूँ फिर अपने पढ़ते हैं आंसर इसका, कि बामर सीरीज़ में जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, वो लाइंस किस रीजन में प्रेजेंट होती हैं, कुछ तो अल्ट्रा वायलेट में और कुछ जो इसमें लाइंस होती हैं वो विजिबल लाइट रीजन में होती हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें जो विजिबल लाइट वाली लाइट होती है उसको ही अपने क्या डायरेक्ट आंखों से देख सकते हो, यानी जो बाहर वाली जो सनलाइट होती है उसको। ठीक है, बाकी सारी वेव्स को आप नहीं देख सकते, जो विजिबल लाइट वाली वेव्स हैं उनको ही आप दे सकते हो।
जैसे कि रिमोट होता है, जो आपका टीवी का रिमोट होता है, उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो रेज तो निकलती हैं जब आप रिमोट का बटन प्रेस करते हो, लेकिन वो रेज अपने को दिखती नहीं है। तो डायरेक्ट आंखों से आप कौन सी रेज को देख सकते हो? जो विजिबल रेज होती हैं या विजिबल लाइट रेज होती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बामर सीरीज़ का जब स्पेक्ट्रम मिला था तो इसमें अपने को विजिबल लाइट मिलती है, तो जिसको अपने डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, डायरेक्ट आइज़ द्वारा इनको अपने देख सकते हैं। तो तभी बामर सीरीज़ का पहले पता चला। बाकी सारी जो वेव्स थी उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था, तभी वो उनकी डिस्कवरी क्या हुई, बाद में हुई। ये इसका रीज़न है। तो वो आंसर देखो इसका कि बिकॉज द स्पेक्ट्रम ऑफ बामर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो दिस स्पेक्ट्रा कैन बी सीन बाय डायरेक्ट ओवर आइज। यानी कि जो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम है विजिबल रीजन था, विजिबल रीजन में प्रेजेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और स्पेक्ट्रा क्या है, डायरेक्ट अपनी आंखों से अपने देख सकते हैं। बट अनदर सीरीज कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप्स, यानी अनदर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम है उसको अपने माइक्रोस्कोप द्वारा देखना पड़ता है या डिफरेंट डिफरेंट मेथड द्वारा। सो दिस सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड एंड एनालिसिस बिफोर अदर सीरीज से बिफोर क्या हुई, ये वाली जो सीरीज है वो डिस्कवर और एनालिसिस हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अपने पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आपको गिवन क्या है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन इज 1216 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एंड पास्टियन सीरीज। यानी आपको लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ गिवन है, और आपको पास्टियन और बामर सीरीज की वेवलेंथ गिवन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की आपको अभी बताया था मैंने, फर्स्ट लाइन के लिए क्या है, आपको n1 की वैल्यू तो अलग अलग सीरीज़ के बेसिस पे फाइंड मिल ही जाएगी, और n2 की वैल्यू क्या होगी, उससे एक ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उससे एक इंक्रीज़ करके लिख दो, वो n2 की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाली चीज़ क्यों दी हुई है कि आपको लाइमन की दे दी और बामर और पास्टियन की पूछ ली, तो इससे आपको क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई। देखो ये क्वेश्चन आप दोनों टाइप से कर सकते हो। रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है 1.0973 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स उसकी वैल्यू होती है, वो भी पुट कर सकते हो। लेकिन क्या है कि वो मेथड तो आप सभी को पता है, वो आप उससे निकाल लोगे। थोड़ा सा अलग मेथड इसमें मैंने अप्लाई किया, वो क्या है कि आपको पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन 1216 एंगस्ट्रॉम ऑफ लाइमन सीरीज, और इसको मैंने मीटर की फॉर्म में लिख दिया, तो 10⁻−10 मीटर आ जाएगा। और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ के लिए क्या होगा, n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी। फर्स्ट लाइन के लिए तो यही होगी, मैंने आपको कहा था n1 की वैल्यू तो सीरीज़ के बेसिस पर आएगी, और n2 की वैल्यू इस n1 की वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। तो 1/λ किसके इक्वल होगा, r 1/n1² एंड 1/n2²। लैम्डा एल क्यों लिखा, लाइमन सीरीज़ के लिए। तो अब अपने इसमें वैल्यू पुट करें तो 1/1216 इंटू 10⁻10 और इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/2²। और यहाँ से जब अपने r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी r की वैल्यू, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वही वैल्यू आएगी 1.0973 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब देखो बामर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो बामर सीरीज़ के लिए होती है 2, और n2 की वैल्यू इससे एक ज़्यादा यानी 3 हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा 1/λ बामर, लैम्डा बी लिखा वो ये बामर सीरीज़ के लिए, r 1/n1² 1/n2²। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं की हुई, डायरेक्ट ये वाली पुट कर दी यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके कैंसिल वगैरह हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और बाहर ये पड़ा रहेगा। और जब आप इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर 9 - 4 में 9 × 4, और ये तो 1/λ की वैल्यू है। तो लैम्डा बी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यूज ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो ये तो 4 × 5 नीचे और ये 36 क्या ऊपर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 6566 इंटू 10⁻−10, और इसको आप लिख सकते हो 6566 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है पास्टियन सीरीज़ के लिए। तो पास्टियन सीरीज़ के लिए आपको पता है पास्टियन के लिए n1 3 होता है और फर्स्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। वही सारी कैलकुलेशन है, मैंने आपको जो मेथड बताया था वही मेथड मैंने अप्लाई किया हुआ है कि यहाँ पे तो 1/9 बनेगा और यहाँ पे 1/16। तो 1/9 और माइनस में 1/16, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे तो दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, 16 × 9 ये एलसीएम आ जाएगा, और 16 को इधर लिखो और 9 को इधर लिख दो बस, ठीक है। ये वाला मेथड इसमें काफ़ी काम देता है, तभी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये 7/144 और लैम्डा पी की वैल्यू इसका रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट होके और आपके पास जो लास्ट में रिजल्ट आएगा 18761 इंटू 10⁻⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल आउट कैसे करते हैं वो देखो, जैसे ये मान लो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये 4 इंटू 7 28 हो गया। अब 28 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 140 आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 5 पर कैंसिल हो गया। अब इस 5 को क्या करो, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और 15 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना हो। तो आसान है, इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि इन एन एटम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल ए टू सी द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज 1000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि क्या होता है कि एक एटम में एक ट्रांजिशन होती है और एनर्जी लेवल ए टू सी होती है। अब ए टू सी ट्रांजिशन हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज 1000 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या हो रहा है कि जो फोटोन हो रहा है वो इमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन जो आपकी हो रही है ए टू सी, इसमें ए हायर ऑर्बिट है और सी क्या है, लोअर ऑर्बिट है, क्योंकि जब हायर टू लोअर जाता है तभी इमिट होता है फोटोन। ठीक है ना, एनर्जी इमिट कब होती है, जब हायर टू लोअर ऑर्बिट आता है, और जब लोअर टू हायर होगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्व होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एंड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम बी टू सी। अब एक और ट्रांजिशन दी हुई है बी टू सी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो फोटोन हो रहा है वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें भी देखो बी क्या है, हायर ऑर्बिट, और सी लोअर ऑर्बिट है। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, कि अगर आपका क्या हो, ए टू बी ट्रांजिशन करे कोई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उसकी जो वेवलेंथ है, जो फोटोन वो इमिट करेगा, उसकी वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है भी, अब ए टू बी अगर जा रहा है तो मतलब ए हायर ऑर्बिट और बी लोअर है, और बी सी से भी हायर है। तो देखो इसको अरेंज करेंगे तो ए सबसे हायर ऑर्बिट बनेगा, बी उससे नीचे वाला और सी उससे नीचे वाला। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू मैंने दिखा रखा है। जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए टू सी आता है, ये वाला ए टू सी है, और ए टू सी आता है, तब उस जो वेवलेंथ इमिट करता है वो 1000 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि देखो यहाँ पे एनर्जी का गैप ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, और यहाँ पे एनर्जी का गैप कम है बी और सी के बीच, तो वेवलेंथ क्या है, 5000 ज़्यादा होगी। और बी टू सी जब आता है तो 5000। तो आपको ये वाला गैप फाइंड करना है जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, ए टू बी वाला। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है एक, ठीक है ना, जो आपकी बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, उसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ओनली आपको लैम्डा की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो देखो लैम्डा ए सी, मैं लैम्डा ए सी लिख रहा हूँ ए टू सी ट्रांजिशन के लिए, लैम्डा ए सी 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो एनर्जी कितनी इमिट होगी इसमें, एनर्जी क्या है कि अपने ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेवल है इसकी एनर्जी ई ए है, ठीक है, ये जो लेवल है इसकी एनर्जी ई बी है, और ये लेवल है इसकी एनर्जी ई सी है। तो देखो एनर्जी इमिट क्या होगी, ई ए सी जो होगी वो एच सी अपॉन लैम्डा ए सी की इक्वल होगी, और ई ए सी किसकी इक्वल होगा, ई ए माइनस ई सी। आपको पता है कि जो फोटोन इमिट होता है, जितनी एनर्जी वो इमिट करता है, वो दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होती है, यानी इसकी एनर्जी माइनस में इसकी एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। तो ई ए माइनस ई सी आपका एच सी अपॉन लैम्डा ए सी की इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली अपने क्या लिखते हैं, बी टू सी ट्रांजिशन के लिए लिखते हैं। तो बी टू सी जब ट्रांजिशन करता है तो उसको लैम्डा बी सी, और ये आप देखो किसकी इक्वल होगा, ई बी माइनस ई सी के, यानी हायर में से लोअर वाली एनर्जी माइनस करनी है। तो ई बी माइनस ई सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बी सी। अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू आगे पुट करेंगे अपने। अब आपको जो फाइंड करना है वो ए टू बी फाइंड करना है। तो इसकी जो वेवलेंथ था वो मैंने एज्यूम कर ली, लेट एनर्जी इमिटेड इन ट्रांजिशन ए टू बी ई ए माइनस ई बी एच सी अपॉन लैम्डा ए बी। लैम्डा ए बी ट्रांजिशन, लैम्डा ए बी है वो वेवलेंथ है जब वो ट्रांजिशन करता है ए टू बी। तो अब देखो क्या है, आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। तीन इक्वेशंस में ऊपर वाली जो दो इक्वेशंस है इसमें वैल्यूज़ आपको पता है, थर्ड वाली में लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की तो ई ए माइनस ई सी, और माइनस में ई बी माइनस ई सी, और यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा ए सी माइनस एच सी अपॉन लैम्डा बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा अपने को,
यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का ई बी आएगा और ये प्लस का ई सी हो जाएगा। तो प्लस के ई सी से ये माइनस का ई सी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ई ए माइनस ई बी और इधर क्या हो जाएगा एच सी कॉमन आ जाएगा और 1/λ ए सी 1/λ बी सी। अब आपको पता है इक्वेशन जो थर्ड है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें एच ई ए माइनस ई बी की वैल्यू है वो एच सी अपॉन लैम्डा ए बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई ए माइनस ई बी की वैल्यू अपने पुट कर देते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्डा ए बी इज इक्वल टू इसके इक्वल, तो एच सी से क्या हो जाएगा एच सी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी 1/λ ए बी। और इधर आप क्या करो, जो मेथड आपको एलसीएम का मैंने बताया उस मेथड से आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई और ये ऊपर माइनस हो गया। अब क्या होगा, लैम्डा ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको रिवर्स कर दो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो लैम्डा बी सी लैम्डा ए सी अपॉन लैम्डा बी सी माइनस लैम्डा ए सी। अब क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो लैम्डा बी सी की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा ए सी की 1000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम इंटू एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर हो गया क्योंकि एंगस्ट्रॉम आपको लेना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। तो एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर और नीचे देखो क्या आएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम में से 1000 एंगस्ट्रॉम माइनस करेंगे तो एंगस्ट्रॉम कॉमन ले लिया नीचे और नीचे वाले एक एंगस्ट्रॉम से ये स्क्वायर वाला एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो ओनली 1 एंगस्ट्रॉम बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये वाली कैलकुलेशन, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल कर दो और 4 को 5000 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, सॉरी 5000 को 4 से डिवाइड करो तो 1250 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप। तो देखिए आज अपने इतने क्वेश्चन से इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो एक बार इतने क्वेश्चंस आप कवर करो। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे जो आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे और प्लस जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो डिस्कस करके और नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर का एंड कर देंगे। अभी तक जो वीडियो थी वो आपको थोड़ी स्लोली मिल रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती जाएगी, ज़्यादा गैप मैं नहीं डाला करूँगा और बाकी आप इसके नोट्स बनाते चलो। और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो जब मैं नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब तो एक बार नहीं डाल रहा हूँ मैं, आप वीडियो से देख के इसको कर लो। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब कंप्लीट चैप्टर के आपको नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स दूंगा, सारे चैप्टर्स मैं डिस्कस करूंगा। आप बस इसी चैनल पर बनते रहें और इस चैनल को आगे शेयर और सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि मेरी यही इच्छा थी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आरबीएससी के लिए मैं वीडियोस बनाऊं। फिजिक्स की वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेंगी, तभी मैंने फिजिक्स की वीडियो स्टार्ट की हैं। और जो भी आपको कोई सजेशन देना हो, वैसे काफ़ी सजेशन मुझे कमेंट में मिल जाते हैं, कोई आपको बताना हो या कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके मेरा जो चैनल है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9530007564, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्वेश्चंस या कोई भी सजेशन देना हो वो दे सकते हो। तो इसी चैनल पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपने सारे चैप्टर्स करेंगे, सभी चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से आप हेल्प करते रहें मेरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।